हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय एसएससी एमटीएस 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको पूरी तरह से फोकस करके चल रहे हैं और उसमें दोस्तों जो सेशन 1 है हमारा, उस सेशन 1 को हम अच्छे से कवर करवा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेशन 1 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग पोर्शन है आप लोग का, और सेशन 2 में आपका जीके और इंग्लिश है। ठीक है, तो दोस्तों जो सेशन फर्स्ट है, सेशन फर्स्ट में आपका 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग है, टोटल मिला के 40 क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं कि टोटल दोनों सेशन मिला करके 90 क्वेश्चन है और 270 नंबर का है। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग किस में निगेटिव है किस में निगेटिव नहीं है, तो इसका वीडियो ऑलरेडी हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके 2 वीडियो हम चैनल प्रोवाइड कर चुके हैं, तो अगर इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जा करके वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला अगला नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो जैसा देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखे हैं कि एसएससी एमटीएस 2023, क्या एसएससी एमटीएस 2023, इसमें इंटीजर होल नंबर और एलसीएम एचसीएफ, इन टॉपिक को हम एक वीडियो में कवर करवाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो मैथमेटिक्स पोर्शन हमारा, उस मैथमेटिक्स में इंटीजर और उसके बाद यहाँ पे होल नंबर और एलसीएम और एचसीएफ, ये टॉपिक हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक को हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको भी हम अच्छे से इस पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करवाएंगे। और दोस्तों जैसा कि बहुत से चैनल वाले आप लोग को ये बता रहे हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसको मात्र 10% पढ़िए, 15% पढ़िए, बाकी आप जीके और इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो आप लोग को बताते हैं वो भी जानते हैं कि आप जीके और इंग्लिश में 50 में 50 कर लीजिए, लेकिन अगर आप सेशन फर्स्ट में पास नहीं होते तो आपका सेकंड जो सेशन सेकंड है उसकी कॉपी आपकी आगे नहीं चेक होगी और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों रीजनिंग और मैथ जो सेशन फर्स्ट का जो पोर्शन है उसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि दोनों को 50% ना रख करके इसको कम से कम 30 से 35 प्लस इसको रखिए, जो सेशन फर्स्ट आपका जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, और जीके और इंग्लिश पे आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो सिलेक्शन दिलवाएगा आपको वो सेशन सेकंड ही दिलवाएगा। हम भी बता रहे हैं कि जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा वो सेशन सेकंड ही दिलवाएगा, लेकिन सेशन सेकंड में आप तभी आगे बढ़ पाएंगे आप अगर 50 में 50 भी कर लेते हैं उसमें, लेकिन अगर सेशन सेकंड में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, अगर इसमें आप पास नहीं होते हैं तो आगे आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, अर्थात आप सिलेक्शन प्रोसेस जो भी है उससे बाहर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों सेशन फर्स्ट को भी आपको उतना ही महत्व देना है जितना सेशन सेकंड को देना है। हाँ, थोड़ा सा आप उसका जो लेवल है, उसका परसेंटेज है, उसको बढ़ा सकते हैं। अगर उसको 60 रखिए तो इसको 40 रखिए। ठीक है, लेकिन दोनों की वैल्यू है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम सेशन फर्स्ट आप लोग को बहुत अच्छे से कवर करवाने वाले हैं। इसका मॉडल पेपर भी ऑलरेडी आप लोग को शाम को मिल जा रहा है वीडियो हमारे चैनल पे। ठीक है, तो चैनल बने रहिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम समय ना वेस्ट करते हुए देखते हैं। यहाँ दोस्तों जैसे सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए कि सम संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरा बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका विषम संख्या, और विषम संख्या और अभाज्य संख्या हम दोनों एक साथ में देखते हैं। ठीक है, विषम संख्या और अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, क्या, प्राकृतिक संख्या, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, और फिर इसी साथ यहाँ पे पूर्ण संख्या, क्या है, पूर्ण संख्या, दिख रहा है, पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा सम संख्या, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं
वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। इसको भी ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कि सम संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। फिर विषम संख्या क्या है? विषम संख्या का मतलब जो 2 से विभक्त ना हो, अर्थात 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से वे सभी संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। ये भी क्लियर है आप लोग को। और बात आ गई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? और यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए विषम संख्या, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या जो दोनों है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसको हम बताने वाले हैं कि यहाँ विषम संख्या देखिए वे सभी संख्याएं जो 2 से ना विभक्त हों, अर्थात 2 से पूरी तरह से विभक्त ना हों, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। और वहीं पे अभाज्य संख्या की बात अगर किया जाए तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों में आप डिफरेंस समझिए कि यहाँ विषम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि जो विषम संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात जो संख्या 2 से विभक्त ना हो, ये सभी संख्या क्या है? विषम संख्या कहलाती है, यानी ऑड नंबर कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 13 17 19। और इसमें अब देखेंगे आप कि 2 यहाँ पे एक सम संख्या है, ठीक, और 3 यहाँ विषम, बाकी सभी संख्याएं विषम हैं। लेकिन दोनों में अंतर यही है कि जो विषम संख्या है उसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जो विषम संख्या है उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा अभाज्य संख्या है उसके मिनिमम, अब देखिए 2 जैसे है तो इस 2 के 2 ही गुणनखंड 1 और 2 होंगे। 3 है तो इसके 2 गुणनखंड 1 और 3। यहाँ पे 5 है, 7 है तो इसके भी 1 और 7, 13 है तो 1 और 13, ठीक है, 19 है तो 1 और 19। अर्थात इससे आप समझ सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या भी सभी संख्याएं होती हैं जिसके कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। दोनों में डिफरेंस यही है कि जैसे देखिए विषम संख्या यहाँ पे 9 है तो 9 का 1 और 3 9, इसके देखिए 3 गुणनखंड। लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्या में हम यही बताए हैं कि इसके कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? यहाँ पे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इतना क्लियर हुआ? अब प्राकृतिक संख्या क्या है? और दोस्तों जो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से आज की डेट में जो क्वेश्चन बन रहा है वो मैक्सिमम आप लोग का अभाज्य संख्या से ही बन रहा है। उसमें दे देगा, जैसे यहाँ पे दे देगा कि 1 से लेकर के 50 तक पूछता है कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर अभाज्य तक टोटल 15 संख्याएं हैं, और 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेकर के 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इतना तो ऑलरेडी आप लोग रटे रहते हैं, आप लोग को पता ही रहता है। लेकिन आज के डेट में जो एग्जाम में पूछ रहा है वो इस तरह से पूछ ले रहा है कि 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर 30 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर आपको क्लियर है तो आप बता सकते हैं कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ कभी भी अभाज्य संख्या कोई आप लिखते समय ये भी ध्यान दीजिएगा कि उसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या दी गई है और उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, जैसे पेपर भी यहाँ पे लेकर के आए हैं, ये देखिएगा आप लोग, ये यूपी पेट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यहाँ दिया गया है 3 13 17 23 33 और 67। ठीक, यहाँ देखिए ये दिया गया, दिख रहा है? हाँ, देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था कि इसमें पूछा था, इसमें जो आप लोग का क्वेश्चन पूछा है कि विषम चुनना है। क्या चुनना है? विषम चुनना है। तो 3 13 17 23 33 और 67 इस तरह से दिया गया, उसमें विषम चुनना है। तो यहाँ देखिए जो 3 है ये अभाज्य संख्या, 13 यहाँ पे अभाज्य संख्या, 17 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, 23 भी यहाँ अभाज्य संख्या, 67 यहाँ दिया गया, ये भी आपका अभाज्य संख्या। लेकिन जो दोस्तों बीच में ये जो 33 दिया गया है, ठीक है, ये जो 33 है अभाज्य नहीं ना होकर के बल्कि एक विषम संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड अगर करेंगे हम तो 1 भी होगा, 3 भी होगा और 33 भी होगा, 11 भी होगा। ठीक है, यहाँ 11 और 33, तो 33 के यहाँ देखिए 1 3 11 और 33 इसके 4 गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, तो 4 अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो अभाज्य संख्या है। बाकी देखिए 3 13 17 और
23, 67, ये जितनी संख्याएं दी गई वे सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या। इसके केवल 2 गुणनखंड हो रहे हैं, 2 ही फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज के डेट में जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन आप लोग का बन रहा है वो मैक्सिमम इसी अभाज्य संख्या से ही बन रहा है, और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा, इस तरह से भी दे सकता है कि 1 से लेकर के 30 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन उसमें से दे देगा आप लोग का, 10 दे देगा, 11 दे देगा, 12, 13। ठीक है, अब अगर आपको कन्फर्म है तो आप लिख करके तुरंत बता सकते हैं कि टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से जितनी भी संख्याएं 1 से लेकर के जितनी भी पॉजिटिव, जितनी भी धनात्मक संख्या 1 से लेकर के मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती हैं वे सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्या होती हैं। और यहीं पे अगर पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो बस इसी के आगे केवल आप 0 लगा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से डॉट डॉट। केवल पूर्ण का मतलब इसी से आप समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब इसमें पूरा हो, इसमें कुछ भी छूटा ना हो, अर्थात इसमें 0 भी हम इंक्लूड करेंगे, 0 भी यहाँ पे काउंट करेंगे। तो यही चीज़ है दोस्तों कि आप समझ गए कि सम संख्या, विषम संख्या, यहाँ अभाज्य संख्या, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोग का है वो अभाज्य संख्या है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसके 2 गुणनखंड से अधिक नहीं होना चाहिए। इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आता है वो इसी तरह से आता है कि 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 40 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या है। तो अगर आपको पता है तो आप लिख करके आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या जितने भी धनात्मक संख्या 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सभी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक, क्लियर हुआ इतना। अब देखिए पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो बस यही जो प्राकृतिक संख्या इसके आगे यहाँ पे 0 लगा करके आगे लिख दीजिए। तो पूर्ण संख्या वे सभी संख्या होती हैं, मतलब 0 को ले करके अगर सभी संख्याओं को हम काउंट करते हैं तो वे सभी संख्याएँ क्या होती हैं आपकी, यहाँ होल नंबर और पूर्ण संख्या, और ये होल नंबर आपका, और उसके बाद ये प्राइम नंबर, ये सब जो जितनी हम संख्याएं आपको बता रहे हैं ये सब आप लोग के सिलेबस में है। ठीक है, जो SSC MTS 2000 का जो सिलेबस है उसका ये पार्ट है, सिलेबस का ही पार्ट है दोस्तों। हम जो भी बताएंगे आप लोग को वो सिलेबस से ही रिलेटेड बताएंगे, क्योंकि आपके पास अब इतना समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीपली में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम जो इम्पॉर्टेंट है आप लोग के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को हम यहाँ पर आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे LCM और SCF, क्या LCM और यहाँ पे HCF दोनों की बात हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और HCF का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो यहाँ पे इसका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों इसी से आप देखिए बहुत ज़्यादा इसमें रटने की ज़रूरत नहीं, एकदम बिल्कुल बेसिक से समझिए एकदम कि यहाँ देखिए लीस्ट लिखा हुआ, लीस्ट का मतलब आप लोग जानते हैं कि न्यूनतम होता है, न्यूनतम मतलब कम से कम। ठीक, और यहाँ जो मल्टीपल लिखा है, मल्टीपल को इंग्लिश में कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं, इसको गुणज कहते हैं। गुणज को हिंदी में इसको अपवर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्त भी बोलते हैं। और यहाँ देखिए हाईएस्ट लिखा है, हाईएस्ट का मतलब आप लोग जानते हैं कि महत्तम, यानी अधिक से अधिक, यानी अधिकतम जो है उसी को हम लेंगे। और फैक्टर का मतलब यहाँ पे गुणनखंड आप लोग जानते ही हैं, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड या गुणक। ठीक, तो गुणनखंड इसको अपवर्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक भी कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे LCM और SCF, आज तक आप लोग LCM और SCF जब भी निकालते होंगे देखते होंगे कि जो LCM होता है उसमें मैक्सिमम वैल्यू लिखा रहता है, लेकिन हाईएस्ट में यहाँ HCF में हमको
मिनिमम वैल्यू देखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ एलसीएम और एचसीएम दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम निकालते कैसे हैं, क्यों यहाँ पे न्यूनतम लिया जाता है, क्यों यहाँ पे महत्तम लिया जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम 6 अगर 6 लिखें तो 6 का अगर हमको गुणज निकालना है, गुणज का मतलब होता है कि 6 का गुणज यहाँ पे 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18, 24, 30, इस तरह से हम जाएंगे इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। अब यहाँ आप लोग एक चीज़ ये देखिए कि जो 6 का हम गुणज ले रहे हैं तो 6 का गुणज यहाँ पे देखिए 6, 12, 18, 24, 30 इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका जो महत्तम वैल्यू होगा वो महत्तम वैल्यू हमको नहीं पता है कि ये कहाँ तक जाएगा, अर्थात इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये कहीं भी इसका अंत होने वाला नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हम इसका ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले आप लोग इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग को मिला नहीं होगा, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो 6 का अगर जब भी गुणज यहाँ पे देखिए तो जैसे किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दी हो उसका जब भी हम गुणज देखते हैं तो गुणज हमेशा आपका इनफाइनाइट तक जाता है। तो इनफाइनाइट तक जाता है तो इसका हम मैक्सिमम वैल्यू तो ले ही नहीं सकते। तो जब मैक्सिमम वैल्यू नहीं ले सकते तो इसमें कौन सा वैल्यू लेंगे, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू यानी जो कम से कम वाली वैल्यू होती है उसी को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर यहीं पे देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे कर दें 10 का अगर हमको गुणज पूछा है तो 10 का गुणज यहाँ पे देखिए 10 होता है, 20 है, 30 है, 40 है और उसके बाद 50 है और इस तरह से आपका इनफाइनाइट तक जाता है। क्योंकि आगे हमको पता नहीं है कि इसका गुणज हम कहाँ तक निकालेंगे। 10 का गुणज आपका लाख में भी हो सकता है, करोड़ में भी हो सकता है, अरब खरब बहुत आगे तक जा सकता है। तो 10 का गुणज हमको इनफाइनाइट तक है तो इनफाइनाइट मैक्सिमम तो हम ले ही नहीं सकते हैं। तो जब मैक्सिमम हम नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे यही देखेंगे कि जब मैक्सिमम नहीं ले सकते हैं तो इसमें मिनिमम वैल्यू को ही मान लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा जाता है कि एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब उसका जो न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम मान को ही हमें हमेशा क्या मानते हैं, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त, जिसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और इंग्लिश में इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ बात आया एचसीएफ की। अब यहाँ एचसीएफ यहाँ देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोग जानते हैं कि हाईएस्ट का मतलब यहाँ पे महत्तम वैल्यू हमको लेना है। महत्तम वैल्यू यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हमको लेना है। और यहाँ फैक्टर देखिए गुणनखंड। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लें तो 6 का गुणनखंड यहाँ पे हो जाएगा और फैक्टर करें तो यहाँ 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6। ठीक है, सॉरी 2 भी होता है, 2, 3 और 6। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ पे कहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड में से उस वैल्यू को लेना है जो हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट यहाँ पे देखिए 6 है, इस वैल्यू को लेंगे। अब आप ये कहेंगे, आप लोग के दिमाग में एक चीज़ ये आ रहा होगा कि सर हम 1 भी तो ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमको हाईएस्ट वैल्यू लेना है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से हम 2 ले लेते हैं, अगर इस 2 को ले लेते हैं तो ये 3 भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो अगर इस 6 का हम फैक्टर अगर करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू अगर देखेंगे तो इसमें 6 आ रहा है। तो हम 3, 2 और 1 को इसलिए नहीं ले सकते हैं कि 3, 2, 1 ये सब जो है इसमें इंक्लूड है, इसमें ऑलरेडी समाहित हुआ है। ठीक है, तो हम ना तो 2 ले सकते हैं ना तो 3 ले सकते हैं, इसीलिए हम जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे वहाँ पे 6 लेंगे। अभी देखिए इस पर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, बहुत अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं वो आप लोग देखिए, भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे हमको यहाँ पे 6, 8 और 10, ठीक है, 6, 8 और 10 इसका हमको का लासा व मासा बताइए। ठीक, इसका एलसीएम और एचसीएफ आप लोग को दोनों निकालना है। तो अब देखिए इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एलसीएम भी हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। एक तो हम उसको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं और एक इसको भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे 6, 8 और 10, ठीक है, 6, 8 और 10, एक तो इसको फैक्टर करके
इस तरह से निकाल सकते हैं कि 2 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर अगर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 3 5, ठीक है। और इस तरह से फिर 3 से कर दीजिए 2 5, फिर उसके बाद 2 से कर दीजिए 5, और यहाँ इसको हम तब तक इसका फैक्टर करते हैं जब तक यहाँ पर नीचे 1 1 ना आ जाए। अब इसका जब एलसीएम जो निकालते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ एलसीएम जो हो जाएगा, इन सब को गुणा कर लेते हैं। कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 12, दूना 24, 24 पंचे यहाँ पे 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12, 120, ठीक है। तो इसका 6 8 और 10, ठीक, 6 8 और 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो आप लोग का 120 हो जाएगा। और इसको हम अगर गुणनखंड विधि से करें, जैसे इस तरह से 6 का करेंगे तो 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, और 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 10 का यहाँ पे अगर करेंगे 2 इंटू 5, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सब में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, फिर और कुछ कॉमन मिल रहा है और कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम एलसीएम लिखेंगे क्या, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको एक बार लिख दीजिए, फिर यहाँ पे देखिए 3 है, फिर यहाँ देखिए 2 2 बार है, फिर उसके बाद 5। अब इसको गुणा कीजिए, कितना आएगा, 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 पंचे फिर 120, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी संख्या अगर दी गई है तो उसका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इस तरह से गुणनखंड विधि से उसका फैक्टराइजेशन करके, और एक जो है इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम को 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक ए विधि है और एक ए विधि है, ठीक है। आई होप ये सब आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे हम एचसीएफ की बात करते हैं, दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पे एचसीएफ की बात करते हैं, तो जैसे 6 है, यहाँ देखिए 6 और 8 और 10, ठीक। इसको एक तो इसका फैक्टर करके तो जैसे 6 का हम करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 8 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 10 का करेंगे तो 2 इंटू 5। अब देखिए जो मासा हम लेते हैं, जो एचसीएफ हम निकालते हैं, तो एचसीएफ अभी इसके पहले हम बताएं कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं, और अगर इस तरह से तीनों का फैक्टराइजेशन करके अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो देखते हैं तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में जोड़ा किसका बन रहा है। तो एचसीएफ कभी भी जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि सब में जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सब में जिसका जोड़ा बन रहा है उसी को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एचसीएफ। एचसीएफ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और 2 एक ऐसी संख्या है जो 6 को भी विभक्त करेगा, और 8 को भी पूरी तरह से विभक्त करेगा, और 10 को भी पूरी तरह से विभक्त करेगा। अब इसका दूसरा मेथड क्या है कि जैसे 6 8 और 10 यहाँ पे दिया गया है, 6 8 और 10, इसको भाग विधि से कैसे निकालते हैं, तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे और इससे जो बड़ी वैल्यू है, मतलब अर्थात जो न्यूनतम वैल्यू है, जैसे 6 है तो 6 से हम पहले 8 में यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, यहाँ कट गया, देखिए 2 आ गया, फिर 2 से 6 में भाग देंगे, 3, यहाँ पे 2 3 6। अब देखिए 2 से ये 6 पूरी तरह से कट जा रहा है, तो जिस संख्या से ये संख्या पूरी तरह से कट जा रहा है इसी से हम जो नेक्स्ट इसमें अगला पॉइंट दिया गया है उसको भी हम यहाँ पे 2 से 10 को भी काटते हैं, 2 पंचे 10, ये इस तरह से कट गया। तो इसमें देखिए जो गुणनखंड आ गया, जो यहाँ पे एचसीएफ आ गया, एचसीएफ हमारा कितना आ गया, यहाँ देखिए एचसीएफ वो आ गया 2, ठीक है। तो दोस्तों एचसीएफ हमको यहाँ पे यही लेना है कि सब में जो कॉमन हो, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करके अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा वही होगा जो सब में कॉमन हो, उसी को हम यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे। लेकिन अगर भाग विधि से करते हैं तो जो सबसे इसमें यहाँ पे जो सबसे न्यूनतम वैल्यू दी रहती है उस न्यूनतम वैल्यू से उससे बड़ी जो वैल्यू है उसमें सबसे पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जिस संख्या से कट रही है उसी संख्या से फिर इसके अगले वाली संख्या में हम भाग देते हैं। अगर वो संख्या भी पूरी तरह से उससे कट जा रही है तो वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए कि जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 15 20 25 35 का एलसीएम एवं
HCF बताइए। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम गुणनखंड विषय सबसे पहले देखते हैं तो 15 का गुणनखंड हो जाएगा, होता है 3 और 3 गुणे 5, 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ 20 का करते हैं तो 20 का हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 2, 2 दूना 4 पंचे 20। ठीक है, या तो 2 को पहले लिख दीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, और फिर 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और यहाँ 35 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 7। ठीक, अब देखिए सब में इसके यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए कॉमन कुछ है इसमें। देखिए यहाँ 5 और यहाँ से लेकर के अगर देखेंगे तो ये पूरा कॉमन हो रहा है। ठीक है, एक कॉमन हो रहा है, तो जो सब में कॉमन है उसको सबसे पहले लिख दीजिए। फिर देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो अब सबको डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए पहले में 3 बचा है, 3 लिख दीजिए। यहाँ पे 2 गुणे 2 बचा है, तो 2 गुणे 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 5 बचा है, यहाँ 7 बचा है, तो 5 गुणे 7। अब इसका मान कितना आ जाएगा, तो 5 तिहाई 15 दुनाई 30, 30 दुनाई 60 और 6 पंचे 30, 300 और 3 सते 21, यहाँ पे 2100 आएगा। ठीक है, तो जब 15, 20, 25 और 35 इसका जो एलसीएम होगा, वो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, यहाँ 2100। अब इसको हम दूसरे तरीके से अगर करते हैं, एक तो ये हो गया, और दूसरा दोस्तों इस तरह से आप लोग जानते हैं कि 15, 20, 25 और 35, एक तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम निकालेंगे अगर, तो 15 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 25, यहाँ 35, फिर यहाँ 2 से एक बार जाएगा 15 और 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ जाएगा 25 और ये 35, फिर 3 से कटेगा 3 पंचे 15, 5 आ जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 35। ठीक, फिर यहाँ 5 से काटिए, 5 करने 5, 5 पंचे 25, 5 सते 35, यहाँ 5 से काटिए 1 1 1 7, और फिर यहाँ 7 से काटिए। ठीक है, अब इन सब को गुणा कीजिए। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 2 बार है, और गुणे 7। तो इसका भी हम दोस्तों जब एलसीएम यहाँ पे इसका भी निकालेंगे, तो यहाँ देखिए सबको हम गुणा कर देंगे, 2 इंटू 2 और 3, और यहाँ देखिए 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, 300, 3 सते 21, तो यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 2100। ठीक है, तो दोस्तों जब भी एलसीएम हम निकालेंगे तो ये ध्यान देंगे कि जब भी हम इसका फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं, जब इसका गुणनखंड हम करके निकालते हैं, तो गुणनखंड में एक चीज़ ये देखते हैं कि जो सब में कॉमन मिल रहा है उसको हम एक बार लिखेंगे। बाकी जितनी भी संख्याएं बच रही हैं, अगर एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो सभी संख्याओं को लिख करके आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम इस तरह से ग्राफ द्वारा अगर निकालते हैं, तो ग्राफ द्वारा हम मिनिमम वैल्यू से कभी भी हम इसको जब डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते समय एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे पहले मिनिमम वैल्यू से हम इसको डिवाइड करते हैं, और मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करके हम उसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक यहाँ पे वैल्यू हमारा पूरा 1 ना आ जाए। ठीक है, और जब भी पूरी वैल्यू 1 आ जाएगी तब हम इसको यहाँ पे जो दिया रहेगा सबको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जितनी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसमें देखिए एक पार्ट और है, एक तो एलसीएम हम बता दिए हैं, अभी इसमें एक एचसीएफ पार्ट बचा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 15, 20, 25 और 35। ठीक है, इसका हम यहाँ फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो यहाँ 15 का जैसे हम यहाँ पे इसके पहले बताए हैं 3 और 5 होता है। 20 को हम लिखेंगे 2 दूना 4 पंचे 20, और फिर 25 को हम लिखेंगे 5 गुणे 5, और 35 को लिखेंगे 5 गुणे 7। ठीक है, और इसके पहले हम बताए हैं कि जो एचसीएफ हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ हमारा वही वैल्यू होता है जो तीनों या चारों जितने भी यहाँ पे जितना मान दिया रहेगा, इन सब में फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करते समय, गुणनखंड करने के बाद जो सब में कॉमन मिल रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 5 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए सब में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ 5 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 5 कॉमन मिल रहा है, इसमें 5 कॉमन मिल रहा है, इसमें 5 कॉमन मिल रहा है, इसमें 5 कॉमन मिल रहा है। तो सब में जो कॉमन होगा उसी वैल्यू का, अब देखिए और कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है,
तो जब HCF हम लिखेंगे तो वही संख्या जो हमको कॉमन मिल रहा है तीनों में, वही संख्या हम लिख देंगे और यही संख्या हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF है। एक तो निकालने का इसका ये तरीका है, ठीक। ये फर्स्ट मेथड जैसे आप लोग को पहले बताएं। और सेकंड मेथड इसका क्या है कि इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू यहाँ 15 है, तो 15 से सबसे पहले 20 में, यानी जो मिनिमम वैल्यू है उससे बड़ी वाली संख्या में सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो 15 से सबसे पहले 20 में भाग दीजिए, तो यहाँ 15 से जब 20 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 5 बचेगा, 5 से फिर 15 में करिए, 5 तिहाई 15 और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 5 से वैल्यू पूरी तरह से कट गई, ठीक। अब इसी 5 से इसके आगे वाली जो वैल्यू दी गई है 25, इसमें भी भाग दीजिए। 5 से जब 25 में हम देंगे तो 5 बचे 25, ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब फिर इसी 5 से 35 में देखिए पूरा जाता है कि नहीं जाता है, तो यहाँ 5 से फिर 35 में दीजिए, 5 सते 35, ये भी देखिए पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो 5 एक ऐसी वैल्यू है यहाँ पे कि जो सभी संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रही है। तो यहाँ पे देखिए जब इस मेथड से हम लगाएंगे तब भी यहाँ पे HCF 5 आ रहा है, और जब इस भाग विधि से लगाएंगे तब भी यहाँ पे HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर LCM और HCF आप लोग को निकालना हो, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप सेकंडों में, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर में आप यहाँ पे आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है। और दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि SSC MTS का जो भी आप लोग का सिलेबस है, जो सेशन फर्स्ट का जो भी है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन जो आप लोग का है 40 क्वेश्चन, यानी 4 3 12 120 कोई नंबर का जो है आप लोग का, और आप लोग जानते हैं कि इसको पास करना आप लोग को बहुत ही कंपलसरी है। तो इसमें आप बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और दोस्तों इसका प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल पेपर ऑलरेडी हमारे चैनल पे शाम को एक प्रैक्टिस आप लोग को दिया जा रहा है, और वो प्रैक्टिस सेशन ऐसा नहीं है कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके आप लोग को दे दिया जा रहा है, बल्कि जो आप लोग का प्रीवियस ईयर SSC MTS का जो प्रीवियस ईयर है उससे रिलेट करके और उससे उठा करके क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप उस मॉडल पेपर को भी आप लोग देखिएगा, बहुत ही एग्जाम आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही हेल्पफुल आप लोग को होगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।